तो भैया अभी हम लोग श्रीनगर से निकल रहे हैं। रात को हम लोग श्रीनगर में ही रुक गए थे। काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी भाई मेरी, मतलब बहुत तेज़ फीवर आ गया था, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। दर्द तो अभी भी है, अभी भी पैदल चलते नहीं बन रहा है, अगर सीढ़ियाँ उतरते नहीं बन रहा है, मतलब थोड़ा सा भी अगर पैदल चलना है ना तो वो भी नहीं हो पा रहा मेरे से। हालत बहुत ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और कल ना श्रीनगर में रुकना बहुत ज़रूरी था, अगर श्रीनगर में नहीं रुकते तो भाई हम लोग बहुत परेशान हो जाते, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर रात को हमने टेबलेट वगैरह ली, फिर पूरी एक अच्छी नींद ली, उसके बाद थोड़ा सा ठीक महसूस हुआ। और अभी भी थोड़ा थोड़ा फीवर है, लेकिन क्या करें, हमको कंटिन्यू चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको सिर्फ ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी मिली हुई थी और अभी 9 तारीख है, मतलब आज हमारा 9वां दिन है। 1 से 10 तक की छुट्टी मिली हुई थी हमको। तो किसी भी हालत में ना हमको ना 10 तारीख को अपने ऑफिस वापस घर पहुंचना है और 11 तारीख से ऑफिस कंटिन्यू करना है। इस चक्कर में ना हम लोग रुक नहीं पाए, नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि एक दिन और कहीं अच्छे से रेस्ट करें, बॉडी थोड़ी ठीक ठाक महसूस करे, थोड़ा अच्छा लगे, उसके बाद निकले, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यार। मतलब उधर जो पैदल चल लिया ना वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया हमारे साथ, मतलब जीवन में कभी इतना पैदल चला नहीं था कंटिन्यू। हम लोग ने एक दिन में ही इतना लंबा सफ़र कर लिया। मतलब जाते समय सोनप्रयाग से गौरीकुंड पड़ता है 6 किलोमीटर, तो हम लोग वो 6 किलोमीटर चले। उसके बाद 6 किलोमीटर के बाद 22 किलोमीटर पड़ता है गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर, तो हम लोग वहाँ भी पैदल चले। और उसके बाद वहाँ से सीधा रिटर्न आते समय हम लोग एक दिन केदारनाथ में रुकने के बाद जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे तो वहाँ से टोटल सीधा 22 + 6 टोटल 28 किलोमीटर कंटिन्यू पैदल चले। उस वजह से ना पैर सूज गए मेरे, मतलब इतना ज़्यादा सूजन आ गई है पैरों में कि हालत बहुत ख़राब है भाई पैरों की। तो इसलिए ना हम लोग थोड़ा सा वहाँ पर रेस्ट कर लिए थे, बाकी 1-2 दिन का और रेस्ट चाहिए था बॉडी को, लेकिन नहीं हो पाया। पीछे भी एक ट्रक है, आगे भी एक ट्रक है, निकल जान दो अंकल। मेरे दोस्त लोग आगे निकल गए। अभी यहाँ टर्निंग पे खींचना सेफ नहीं है भाई, सेफ नहीं है यहाँ खींचना। वैसे निकल जाता, लेकिन भाई रिस्क नहीं लेना हमको, आराम से निकल जाएंगे। तो भैया नरसिंहपुर से केदारनाथ यात्रा का आज हमारा 9वां दिन है और हम लोग अभी श्रीनगर से निकल चुके हैं। हम लोग वापस मथुरा के लिए, हमारी ये केदारनाथ यात्रा का वापसी वाला सीन चल रहा है, अभी वापसी वाला दिन चल रहे हैं। तो हम लोग वापसी यहाँ से श्रीनगर रुके हुए थे वापस आते समय, और अभी श्रीनगर से निकल रहे हैं तो सीधा रुकेंगे मथुरा में। तो भैया मथुरा के बाद हम लोग सीधा अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे सीधा नरसिंहपुर में। वैसे प्लान के हिसाब से तो चलें तो ही पहुंच पाएंगे, बाकी हम लोग 1-2 दिन तो आराम से लेट हो सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग 11 तारीख को ही पहुँचें, बीच में कहीं रुकना पड़े मेरी तबीयत के चक्कर में, या कुछ और इशूज़ आ जाएँ। वैसे कोशिश करेंगे कि समय पे पहुंच जाएं। और ये भाई मेरे को साइड नहीं दे रहा है। वो बेचारा भी क्या करे यार, रास्ता ही ऐसा है। यहाँ पे मैं ओवरटेक कर लूँगा इसको। देवप्रयाग 25 किलोमीटर, ऋषिकेश 85 किलोमीटर, मतलब रास्ता यही वाला है। तो भाई ये है देवप्रयाग। यहाँ 2 नदियों के संगम के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है। तो यहाँ से एक नदी आई है, झाड़ी की वजह से नहीं दिख पा रहा है, एक नदी इस तरफ से, यहाँ से एक नदी आई हुई है, यहाँ पे संगम हुआ है और यहाँ से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। यहाँ से गंगा नदी उत्पन्न हुई है भाई। यहाँ से नाम चेंज हो गया नदियों का और मिलके एक संगम के बाद एक नदी बन गई जिसका नाम है गंगा नदी। यहाँ से गंगा नदी का निर्माण हो जाता है यहाँ से। और भाई यहाँ 2 नदियों का ना जब पानी मिक्स होता है तो एक दूसरे में ना मिक्स नहीं हो पाता, अलग अलग कलर रहते हैं दोनों के। लेकिन अभी क्या दोनों का कलर सेम है, हल्का सा चेंज है तो समझ में नहीं आ पा रहा है, बाकी दोनों का कलर अभी सेम चेंज होता तो समझ में आ जाता। बाकी अगर ऊपर कहीं पहाड़ों पे बारिश हो जाती है तो मिट्टी की कलर की वजह से साफ साफ कलर चेंज हो जाता है, जिसमें साफ साफ समझ में आता है कि दोनों नदियों का पानी अलग अलग है, जो कि मिक्स नहीं होता है संगम के बाद भी। देवप्रयाग से निकल चुके हैं भाई
करीब 10 मिनट हो गया हमको देवप्रयाग से निकले हुए, और टाइम बहुत हो गया। हमें आज सीधा रुकना है मथुरा में। अब देखते हैं मथुरा पहुंच पाते हैं या नहीं, बाकी कोशिश पूरी करेंगे कि सीधा मथुरा में ही रुकें। पहाड़ों का मजा लेते हुए जा रहा हूँ भाई। ये टर्निंग देखो, अभी तो तुम ऐसे मस्त पहाड़ों की कटिंग है, पहाड़ हैं देखो ऊपर तक, देखो कहाँ से कहाँ तक, ऐसे पहाड़ों के बीच में चल रहे हैं हम। जिस दिन से ना भाई, जिस दिन से नरसिंहपुर से हमारी ये केदारनाथ यात्रा शुरू हुई है ना, जिस भी दिन से हमारी केदारनाथ यात्रा शुरू हुई है ना, लगभग हम लोग आगरा क्रॉस करने के बाद हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार के बाद से ना हमको जो नज़ारे देखने को, मतलब फ़ैन हो गया मैं ऐसे नज़ारों का। ये जो नज़ारे हैं ना, ये हरिद्वार के बाद क्रॉस होते से दिखना शुरू हो जाता है। ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते ना आपको ये सारे नज़ारे ना बिल्कुल महसूस हो जाएंगे। पहाड़ों से काट काट के ऐसे स्प्रिंग रोल टाइप के ऐसे रास्ते बनाते हैं, जैसे कि ऊपर तरफ नीचे तरफ पूरा ऐसा जाना पड़ता है। ऊपर जाने के लिए भी ऐसे घूम घूम के जाना पड़ता है पहाड़ों को। और रास्ते इतने मस्त हैं, लंबे चढ़ाव हैं, लंबी टर्निंग है, गहरी खाई है, ऊंचे पहाड़ हैं, सब कुछ मिलेगा भाई यहाँ पे। सब कुछ देखने में समझ में नहीं आता कि इसमें कोई घाट है, कोई चढ़ने वाली जगह है, लेकिन गाड़ी के इंजन पे जो लोड पड़ता है ना, उससे आराम से समझ में आ जाता है कि हम चढ़ाई पे चल रहे हैं अभी। मतलब ऐसे देखने में समझ में नहीं आता है कि ये बहुत लंबा घाट है, लेकिन पता है ये 10-10 किलोमीटर के लंबे घाट है भाई। अगर एक बार कोई चढ़ाई शुरू कर दी ना, 8-8, 10-10 किलोमीटर सिर्फ चढ़ते ही चढ़ते जाना है, चढ़ते ही चढ़ते जाना है, मतलब उतरने का नाम ही नहीं है। पहाड़ पे ना ऊपर जाने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते बनाए कि समझ में भी नहीं आता है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर। और देखो भाई, अभी हम लोग ना उस वाले रास्ते से इस तरफ को आए हुए हैं, और वो यहाँ से कितना नीचे दिख रहा है, देखो अभी दिखेगा यहाँ से। देखो भाई, ये वाला रास्ता जो है ना, ये वाले रास्ते से हम लोग अभी आए हुए थे। ये वाला रास्ता कितने नीचे दिख रहा है, और अभी हम लोग और ऊपर चलते जा रहे हैं। अभी और ऊपर पहुंचने के बाद जहाँ पे अभी हमें ना, ये वाला रास्ता भी हमको नीचे दिखाई देगा कि और बहुत नीचे गहराई में है। मतलब ऐसा टर्निंग करके और घूम घूम के ना ऐसे ऊपर चलते जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि हम किस हाइट पर पहुंच गए। देखो भाई, सामने कितनी गहरी खाई है, और वो जो रास्ता गया है हमारा, अब हमको इस रास्ते से ऐसे नीचे जाना है। मतलब अब ये नीचे ढलान हो गई थोड़ी सी, मतलब यहाँ से हमको ना ढलान पे नीचे की तरफ लुढ़कना है। भाई मस्त व्यू है यार, नज़ारे एक नंबर है। यहाँ की जो सड़क है ना, उनका तो मैं फ़ैन हो गया भाई। एक नंबर रोड है यार, कोई गड्ढे फड्डे नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आंख बंद करो और टर्निंगों का ध्यान देते चलते चलो। आंख बंद करने से मेरा मतलब ये नहीं है भाई कि तुम आंख बंद करके गाड़ी चला लो। मेरा मतलब ये है कि अगर आप रोड के गड्ढों को देखने की कोशिश ही ना करो। मतलब रोड पे गड्ढे ही नहीं है बिल्कुल, आजू बाजू टर्निंग वगैरह, भीड़ भाड़, पहाड़, इनको एंजॉय करते हुए चलते चलो बस। हाई एल्टीट्यूड की वजह से ना कान सुन पड़ जा रहे हैं यहाँ पे, वैक्यूम टाइप का प्रेशर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। ये देखो भाई, ऐसे गाड़ियाँ टूट जाती हैं एक्सीडेंट से। थोड़ी सी भी नज़र हटी, दुर्घटना घटी भाई। टर्निंग वगैरह इतनी शार्प है, मतलब कि थोड़ा सा भी अगर ध्यान इधर उधर हुआ और तुम सीधे खाई में मिलोगे। उस रास्ते से भाई हम लोग अभी नीचे की तरफ आ रहे थे, वो वाला रास्ता देख लो वहाँ पे।
वो वाले रास्ते से हम लोग नीचे आए और अभी हम लोग फिर से ढलान में नीचे की तरफ चलते जा रहे हैं। भाई गाड़ी बिल्कुल स्मूथ लग रही है, बिना किसी प्रेशर के। हल्का सा एक्सीलेटर देने में ना गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। इस रास्ते पे ना रास्ता कितना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बाइक को तेज़ नहीं चला सकते क्योंकि टर्निंग ही इतनी ज़्यादा आने वाली है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे बाइक को फिर अगर आप स्पीड पर रहेंगे तो। भाई नींद बहुत आ रही है, आंखें ऑटोमेटिक बंद हो रही हैं। तो भैया अपनी बाइक में ना अभी प्रॉब्लम आ गई थी, काफ़ी देर तक स्लो ट्रैफिक में फंस गया था। तो आगे पीछे करने के चक्कर में ना बाइक बहुत गर्म पड़ गई थी, उस वजह से बाइक बंद पड़ गई थी, फिर वो चालू नहीं हो रही थी। मेरे को टेंशन हो गई भाई। मैंने सबसे पहले यामा शोरूम में कॉल किया तो उधर से मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर मैंने यहाँ ऋषिकेश में ही एक लोकल में ही यामा शोरूम को सर्च किया गूगल से, फिर वहाँ शोरूम से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने ना पूरी हेल्प की। उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई बाइक में कोई ऐसा फ्यूज यूज का कुछ सिस्टम उड़ गया होगा, बाकी आपको शोरूम लेके आना पड़ेगा बाइक को। बाकी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं शोरूम लेके जाऊँ, और पहली बात तो बाइक बंद पड़ गई थी, तो शोरूम ले जाने के लिए भी बहुत दिक्कत पड़ जाती। मैं कैसे ले जाता वहाँ शोरूम तक? 6-7 किलोमीटर के आसपास उनका शोरूम था, हरिद्वार रोड पे ही था। लेकिन समस्या ये थी कि मैं लेके कैसे जाता उधर तक। फिर मैं आधे घंटे तक टेंशन में बैठा रहा भाई, सोचता रहा क्या करूँ। फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि अब चलो चलते हैं, मजबूरी है, शोरूम तो जाना ही पड़ेगा। मैंने एक बार फिर से उसमें चाबी लगाई और उसको स्टार्ट करने की कोशिश की, तो भाई किस्मत से वो स्टार्ट हो गई, और फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो ख़त्म हो गई। मतलब उसका है कि मेरी बाइक जो है ना वो गर्म पड़ गई थी। गर्म पड़ जाने की वजह से ना वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, वो प्रॉब्लम कर रही थी। बाकी उसमें कोई इशू नहीं था कि फ्यूज उड़ा हो या कुछ उड़ा हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। जो भी था वो गर्म पड़ चुकी थी।
भाई गले में बहुत दिक्कत है यार, सर्दी हो गई ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बात करने में भी ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो भैया अभी हम लोग ऋषिकेश से निकले हुए हैं, जाने वाले हैं अभी हम लोग हरिद्वार पहुंचेंगे। वैसे तो हरिद्वार में मेरे दोस्त लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ बाइक के चक्कर में लेट हो गया यहाँ पे। उसमें वो 2 लोग आगे निकल चुके हैं, हम 2 पीछे हैं। तो प्लान तो ये है कि हम लोग सीधा मथुरा में रुकेंगे, बट अब देखते हैं रुक पाते हैं कि नहीं। बहुत लेट हो चुके हैं मथुरा जाने में, अभी हम लोग को 400 किलोमीटर के लगभग और चलना है। अभी तो बस जल्दी पड़ी है कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके मैं घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गया हूं ना, मेरी तबीयत गड़बड़ है, मेरे को बिल्कुल भी मेरी बॉडी में हिम्मत नहीं है, एनर्जी नहीं है। बट लेकिन बाइक चलाना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि घर तो जाना पड़ेगा ना। तो घर जाने के बाद तो भाई मैं ऐसा रगड़ के रेस्ट करने वाला हूँ, 2-4 दिन तो सो के ही नहीं उठूँगा। लेकिन उधर भी टेंशन है, ऑफिस जाना पड़ेगा। भाई प्यास लग रही है, लेकिन पानी पीने में ना गले से पानी नीचे नहीं उतर रहा। कुछ भी भूख लग रही तो कुछ खाते भी नहीं बन रहा, किसी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा इस समय सर्दी की वजह से। गले में बहुत प्रॉब्लम है। क्या है ना कि एकदम से 45 डिग्री की तापमान से ना, मतलब 45 डिग्री की गर्मी थी हमारे यहाँ पे, जहाँ से हम फिर माइनस टेम्परेचर में चले गए। वहाँ पे ना केदारनाथ में -4 के आसपास टेम्परेचर था, और हम लोग जहाँ से गए हुए थे एमपी से, वहाँ पे भाई 45 के डिग्री के आसपास था। तो बीमार तो होना निश्चित है भाई। उसने लंबा चौड़ा सफ़र पैदल कर लिया, बाइक से किया वो तो अलग है। उसके साथ साथ हम लोग ने ना 28 किलोमीटर जाना, 28 किलोमीटर आना, ये पैदल कर लिया 2-3 दिन के अंदर। कंटिन्यू चले, कंटिन्यू, बिना कहीं ऐसे रेस्ट करे हुए। उस वजह से ना बहुत हालत ख़राब है।